बच्चों लेसन 22 मानव पाचन तंत्र, इसका हम अगला पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले पार्ट में आपने वीडियो में देखा था मुख और मुख गुहिका के बारे में पढ़ा था, क्योंकि हम मानव पाचन तंत्र की आहार नाल की संरचना का अध्ययन कर रहे थे। तो ये दो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, मुख और मुख गुहिका। अब नेक्स्ट टॉपिक है फेरिंक्स या ग्रसनी। ग्रसनी जो होती है ये मुख गुहिका और ग्रसिका के मध्य का भाग होता है, और ये श्वसन और पाचन तंत्र दोनों से जो है सम्मिलित भाग होता है, यानी रेस्पिरेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का ये पार्ट होता है। इसकी जो वॉल होती है वो ऐच्छिक पेशियों की बनी होती है, और इसमें एक चीज़ याद रखना है आपको, एक नलिका के छिद्र होते हैं जिसे कहते हैं यूस्टेकियन नलिका। यूस्टेकियन नलिका, ये जो ईयर है उसके स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे। जो मिडल ईयर पाया जाता है उसमें उसका वैक्यूम जो है उसमें बनाए रखने के लिए, यानी दोनों तरफ जो है हवा का प्रेशर बनाए रखने के लिए एक नलिका होती है जिसे यूस्टेकियन नलिका कहते हैं। तो मध्य कर्ण से वह नलिका जो है कहाँ आकर के खुलती है, ये ग्रसनी में फेरिंक्स में आकर के खुलती है। तो फेरिंक्स में इनके यूस्टेकियन नलिका के जो है वो ओपनिंग पाई जाती है। उसके बाद जो ये ग्रसनी का जो लास्ट पार्ट है, यानी जो पश्च भाग है, उसमें दो छिद्र पाए जाते हैं। एक इसमें छिद्र होता है जिसे कहते हैं ग्लॉटिस या घाटी, ग्लॉटिस या घाटी, और दूसरा छिद्र होता है जिसे कहते हैं निगल द्वार या गलट। तो ये जो गलट होता है ये जो ग्रासनाल है इसकी ओपनिंग होती है, और जो ग्लॉटिस होता है ये ट्रैकिया की ओपनिंग होती है, श्वास नलिका की ओपनिंग होती है। और ये दोनों ओपनिंग कहाँ होती है, ये ग्रसनी के पश्च भाग में स्थित होती है। जब फूड जो होता है मुख गुहा से होता हुआ ग्रसनी में आता है, तो ग्रसनी से जब ग्रासनाल में जाएगा तो ये कहाँ जाए, सीधा ये गलट से सीधा ग्रासनाल में जाए, लेकिन इसके भोजन के चांस जो है ग्लॉटिस में जाने की भी संभावना रहती है। तो ग्लॉटिस में एक ढक्कननुमा संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं एपिग्लॉटिस। तो भोजन जब गलट से ग्रासनाल में जाता है तो एपिग्लॉटिस क्या करता है, इस ग्लॉटिस को बंद कर देता है, जिससे भोजन सीधे ग्रासनाल में ही जाता है, ट्रैकिया में नहीं जा पाता। तो ये जो है ढक्कन का काम, एपिग्लॉटिस का काम बहुत इम्पॉर्टेंट है। ग्रासनाल में आगे इसका पार्ट होता है। ग्रासनाल जो है, इसोफेगस जो है, ये 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है, और इसकी भित्ति जो इसकी हम हिस्टोलॉजी देखेंगे किस प्रकार से होती है। अभी आप आमाशय, ग्रासनाल और जो इंटेस्टाइन है इसकी ओतकी भी हम इस चैप्टर में जो है वो पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा हम याद कर लेते हैं। वैसे सभी में जो है ये समान स्तर पाए जाते हैं, 4 स्तर होते हैं इनकी वॉल में, चाहे वो ग्रासनाल की हो, चाहे वो आमाशय की हो या इंटेस्टाइन की हो। सभी में 4 स्तर कॉमन होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है सिरोसा स्तर जो कि सबसे बाहरी ओर होता है, और उसके बाद होता है बाह्य पेशी स्तर, बाह्य पेशी स्तर, और इसके बाद होता है सब म्यूकोसा, और जो लास्ट है वह कहलाता है म्यूकोसा। तो ये 4 स्तर सभी में कॉमनली पाए जाते हैं। बाहर से अंदर की तरफ इनका यही क्रम होता है। जैसे मान लो हम देखें, ये जो है वो आमाशय या फिर ग्रासनाल या फिर कोई इंटेस्टाइन है, तो उसमें जो है इसकी वॉल जो होती है अंदर, तो ये ल्यूमन है, और इसकी जो ये वॉल है, ठीक है, बाहर से जब हम अंदर की तरफ आएंगे, ल्यूमन की तरफ आएंगे, तो ये सिरोसा, बाह्य पेशी स्तर, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा स्तर पाए जाएंगे। तो क्लियर है बच्चों, यानी इसकी वॉल जो होती है वो किन 4 स्तरों से मिलके बनी होती है, सिरोसा, बाह्य पेशी स्तर, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। तो ग्रासनाल की हम बात करते हैं। चित्र में बच्चों इसोफेगस की हिस्टोलॉजी दिखाई गई है, जिसमें 4 स्तर हैं, सिरोसा, बाह्य पेशी स्तर, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। तो जो इसके सिरोसा स्तर होता है वो आंतरांग पेरिटोनियम होता है। आंतरांग पेरिटोनियम उसे कहते हैं, जैसे मान लो कोई कैविटी है, आंतरांग पेरिटोनियम, जैसे इस तरह से ये कोई सबसे बाहरी जो है ये भित्ति है, ठीक है, शरीर की सबसे बाहरी भित्ति है, तो उसके अंदर की तरफ एक क्या पाया जाएगा, लेयर पाई जाएगी मान लो, ठीक है। जो लेयर पाई जाएगी उसे क्या कहेंगे, पैराइटल पेरिटोनियम, ठीक है, पार्श्वीय जो है पेरिटोनियम। लेकिन मान लो कोई ऑर्गन जो है ये अंदर पाया जाता है, और ऑर्गन के चारों तरफ जो
लेयर पाई जाएगी उसे कहेंगे हम आंतरांग पेरिटोनियम। तो जो सिरोसा स्तर होता है वो आंतरांग पेरिटोनियम की भांति कार्य करता है। और ये कैसा बना होता है? ये प्रत्यास्थ तंतु में संयोजी उत्तक स्तर का बना होता है। सिरोसा के बाहर जो पेशी स्तर है, बाह्य पेशी स्तर, ये भी जो है ये दो पेशी स्तर का बना होता है। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य पेशी स्तर और दूसरा होता है इसमें वर्तुल पेशी स्तर। ठीक है, अरेखित पेशियाँ होती हैं, दो पेशी स्तरों से ये मिलके बना होता है। इसके बाद तीसरा स्तर होता है जिसे कहते हैं सब म्यूकोसा। ये भी संयोजी उत्तक से निर्मित होता है और इसमें तंत्रिकाएं, ब्लड वेसल्स, लसिका वाहिनियाँ, कोलेजन फाइबर, लचीले तंतु, श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। और सबसे भीतरी जो स्तर है उसे कहते हैं म्यूकोसा। ये सबसे भीतरी स्तर है और इसकी जो उपकला होती है, ठीक है, इसकी उपकला की विशेषता याद रखनी है आपको। कैसी होती है? ये होती है स्तृत स्क्वैमस एपिथेलियम होती है। ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम। तो स्तृत किसे कहते हैं? आपने 11th में टिश्यू चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें अगर हम कहें सिंपल सरल उपकला तो केवल एक लेयर पाई जाती है। ठीक है, उसे कहते हैं सरल उपकला। लेकिन स्तृत उपकला क्या होती है? 1 2 3 4 ऐसे जो है अनेक परतें पाई जाती हैं, उसे कहते हैं हम स्तृत। और स्क्वैमस यानी कि इसकी जो कोशिकाएं हैं वह कैसी होती हैं? आकार में चपटी होती हैं। तो स्तृत स्क्वैमस एपिथेलियम पाई जाती है। दूसरा, ये आधार पटल का कार्य करती है और इसमें जो है म्यूकोसा पेशी भी पाई जाती हैं। इसकी वॉल में जो है यानी जो इसोफेगस है उसमें क्रमाकुंचन गतियाँ होती हैं। क्रमाकुंचन गतियाँ कहते हैं इस तरह से, जैसे सिकुड़ना और फिर फैलना। तो ये इसोफेगस जो होती है ये क्रमाकुंचन गतियाँ करती हैं, जिसकी वजह से भोजन जो होता है आगे आमाशय की ओर सरकता है। तो ये जो गतियाँ हैं ये इनमें पाई जाने वाली म्यूकोसा जो पेशी हैं उनकी वजह से होती है। ग्रासनाल के बाद जो आहार नाल का अगला भाग होता है उसे कहते हैं स्टमक या अमाशय। ये क्या होता है? ये उदर गुहा के अंदर पाया जाता है, यानी उदर गुहा में स्थित होता है। ऊपर ये डायफ्राम मिलता है, डायफ्राम के ऊपर तो जो वक्ष गुहा है उसमें ग्रासनाल होती है, जबकि जो उदर गुहा है उसमें अमाशय पाया जाता है। और किस साइड होता है? ये बाईं ओर स्थित होता है। तो अंगों की स्थिति भी हमें याद रखनी है। अमाशय हमारा किस साइड होता है? उदर गुहा में बाईं ओर तनुपट के नीचे पाया जाता है। ये एक पेशीय थैलीनुमा संरचना होती है और इसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहले जो ग्रासनाल के समीप जो भाग होता है उस भाग को कहते हैं कार्डियक भाग, यानी जठरागम भाग, कार्डियक। ये जो कार्डियक पार्ट है ये किस ओर होता है? ग्रासनाल की ओर होता है। और जो ये जो डियोडिनम है, ये जो ग्रहणी है, इसकी तरफ का जो भाग होता है उसे कहते हैं पाइलोरिक पार्ट, पाइलोरिक। ठीक है, 3 भाग होते हैं, कार्डियक, एक और भाग होगा पाइलोरिक और तीसरा भाग जो होता है वो होता है फंडिक, जो इन कार्डियक और पाइलोरिक के बीच में पाया जाता है, फंडस। ठीक है, 3 पार्ट हो गए अमाशय के, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। जठरागम भाग, फंडस भाग और जठर निर्गमी भाग। तो ये जो कार्डियक पार्ट है ये ग्रासनाल की ओर होता है और पाइलोरिक जो होता है ये डियोडिनम के पास होता है, जबकि जो मध्य भाग होता है वो लगभग जो है अमाशय का 80% जो है भाग बनाता है। और इसी भाग में फंडिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो कि पाचक रसों का स्रावन करती हैं। जो कार्डियक भाग होता है और उसमें ग्रासनाल के समीप एक जो है कपाट पाया जाता है, जिस कपाट को कहते हैं जठरागम अवरोधनी। ठीक है, इसका कार्य होता है जठरागम अवरोधनी। कहाँ पाई जाती है? ग्रासनाल और कार्डियक भाग के समीप या उनके बीच में। इसका कार्य होता है ये भोजन को जो है वापस ग्रासनाल में जाने नहीं देती। इसी प्रकार जो डियोडिनम है और जो पाइलोरिक भाग है उसके बीच में भी एक अवरोधनी होती है, कपाट पाया जाता है जिसे कहते हैं पाइलोरिक कपाट, पाइलोरिक कपाट। ये कपाट भी क्या करता है? भोजन को जो है वापस विपरीत दिशा में जाने से रोकता है। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना। अमाशय के भी 3 भाग हैं। अमाशय की अगर हिस्टोलॉजी की बात की जाए तो वही इसमें 4 स्तर पाए जाएंगे जो भी आपने ग्रासनाल में पढ़े थे, सिरोसा, बाह्य पेशी स्तर, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर होता है। वो अंतर हमें याद रखना है कि जो अमाशय की म्यूकोसा होती है
ठीक है। जो आमाशय की म्यूकोसा है वो ग्रासनाल की म्यूकोसा की अपेक्षा जो है अधिक वलित और मोटी होती है, काफ़ी मोटा स्तर होता है म्यूकोसा का। और दूसरा अंतर याद रखना है कि आपने ग्रासनाल की म्यूकोसा कैसी पढ़ी थी, स्तरित स्क्वैमस एपिथेलियम पढ़ी थी, लेकिन इसकी जो उपकला होती है वो कैसी होती है, सरल होती है और स्तंभाकार होती है। इसकी कोशिकाएं जो होती हैं स्तंभाकार होती हैं, तो इसकी विशेषता आप याद रखना। अब स्तंभाकार है तो यानी क्या कार्य होगा इसका, सीक्रेशन का होगा। म्यूकोसा जो होती है आमाशय की वो बहुत अधिक मात्रा में श्लेष्मा का स्रावन करती है, आमाशय में जो है श्लेष्मा का स्रावन करती है। और आपको ये भी बता दें जो इसका कार्डियक भाग है वह भी श्लेष्मा का स्रावन करता है कुछ मात्रा में। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो इसकी म्यूकोसा है वो श्लेष्मा का स्रावन करती है, जिसके कारण जो आमाशय है स्वपाचन से बच जाता है। क्योंकि आमाशय में आपने पढ़े, आगे भी पढ़ेंगे अब, और आपने 10th में भी पढ़ा होगा कि इसमें HCl का स्रावन होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन होता है। तो उसके पाचन से, और खुद के भी पाचक रस होते हैं, उसके स्वपाचन से जो इस श्लेष्मा का मोटा स्तर है वो उसको बचाता है। इसके अलावा उपकला के जो वलन होते हैं, आपको बताया कि इसका जो म्यूकोसा है मोटा और वलित होता है, तो इसके वलनों में जो लंबी नलिकाकार जो है 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक ग्रंथि होती है जठरीय ग्रंथि और दूसरी होती है जठर निगम ग्रंथि। जो आमाशय में स्थित जठरीय ग्रंथि है यह ग्रंथि अम्लीय जठर रस का स्रावन करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना इस चीज़ को। और जो जठर निगम ग्रंथि होती है वो श्लेष्मा का स्रावन करती है। जठरीय जो ग्रंथि है ये 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। एक होती है मुख्य कोशिका या चीफ सेल, या जिसे कहते हैं जाइमोजन कोशिका, और दूसरी होती है अम्लजन कोशिका या ऑक्जेंटिक सेल, इसे पैराइटल सेल भी कहते हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका कार्य क्या होता है, जो मुख्य कोशिका चीफ सेल होती है वो पेप्सिनोजन जो एंजाइम है उसका सीक्रेशन करती हैं, जबकि जो ऑक्जेंटिक सेल होती हैं वो HCl का स्रावन करती हैं। वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ये पूछा भी जा सकता है कि पेप्सिनोजन का स्रावन करने वाली कोशिकाएं कहाँ होती हैं और कौन सी होती हैं। इसी प्रकार HCl का स्रावन किन कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से फोकस करना इस चीज़ पे। आमाशय की हिस्टोलॉजी में आपको एक बात और याद रखनी है कि जो इसका बाह्य पेशी स्तर है, ठीक है, इसोफेगस में हमने क्या पढ़ा था, अनुदैर्ध्य और वर्तुल पेशी स्तर का बना होता है। लेकिन आमाशय का जो बाह्य पेशी स्तर होता है ये 3 स्तरों से मिलके बना होता है। एक तो होता है अनुदैर्ध्य पेशी स्तर, दूसरा होता है वर्तुल पेशी स्तर, और एक इसमें तीसरा और पाया जाता है जिसे कहते हैं तिर्यक पेशी स्तर। तो 3 स्तरों का बना होता है आमाशय की हिस्टोलॉजी में, ये डिफरेंस थोड़ा सा आप लोग याद रखना। आहार नाल का आमाशय के बाद जो अगला भाग होता है उसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत्र। ये जीवित अवस्था में जो है लगभग 3 मीटर लंबी होती है और इसके 3 जो है खंड पाए जाते हैं। पहला जो ये आप देख रहे हैं जो कि आमाशय की तरफ स्थित होता है, इस पार्ट को कहते हैं ग्रहणी या डियोडिनम, ग्रहणी या डियोडिनम, ठीक है। ये लगभग क्या होता है, ये 25 सेंटीमीटर होता है और यू आकार का ये खंड होता है। इस भाग में जो है एक चीज़ याद रखना है, इस भाग में अग्नाशय वाहिनी जो है और जो सामान्य पित्त वाहिनी है, ये दोनों एक छिद्र द्वारा जो है वो खुलती हैं इस भाग में। और उस छिद्र का नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, उस छिद्र का नाम होता है ओडी की अवरोधनी, ठीक है। क्या है ये ओडी की अवरोधनी, क्या खुलता है इस पे, इसमें जो यकृत से निकलने वाली सामान्य पित्त वाहिनी है और जो अग्नाशय वाहिनी है वो आकर के इस डियोडिनम पार्ट में खुलती है और इस अवरोधनी को कहते हैं ओडी की अवरोधनी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि ओडी की अवरोधनी जो है वो कहाँ पाई जाती है, ठीक है, और किसकी ओपनिंग होती है। तो इसमें ये ग्रहणी में पाई जाती है और सामान्य पित्त वाहिनी और अग्नाशय वाहिनी की ये ओपनिंग होती है। उसके बाद जो ये जो डियोडिनम पार्ट होता है, इसमें एक चीज़ और याद रखनी है, जो अधिकतम पाचन होता है भोजन का वो इसी भाग में होता है। दूसरा जो भाग होता है छोटे आंत्र का उसे कहते हैं जेजुनम या अग्रशुद्रांत्र। ये जो बीच का भाग होता है ये लगभग 1 मीटर होता है, जेजुनम या अग्रशुद्रांत्र,
1 मीटर लंबा भाग है ये, और काफ़ी कॉइल्ड होता है। ये आप देख रहे हैं इस तरह से, ये काफ़ी कुंडलित होता है और सबसे ज़्यादा जो अवशोषण की क्रिया होती है, एब्जॉर्प्शन जो होता है पचित भोजन का, वो इसी भाग में होता है, ठीक है, जेजुनम में। उसके बाद जो छोटी आंत्र का सबसे लास्ट जो भाग होता है, अंतिम जो भाग होता है, जो कि बड़ी आंत्र की तरफ होता है, उसे कहते हैं शुद्रांत्र या इलियम, ठीक है, शुद्रांत्र या इलियम। ये जो होता है ये लगभग 1.75 मीटर जो है ये लंबा भाग होता है और ये भी काफ़ी कॉइल्ड होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आंत्र की जो है हिस्टोलॉजी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मोस्टली क्वेश्चन जो है नीट एग्ज़ाम में हो चाहे बोर्ड एग्ज़ाम में छोटे क्वेश्चन हो, वो यहाँ से बनते हैं। तो इसमें कुछ टर्म्स वगैरह आती हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो इंटेस्टाइन की जो हिस्टोलॉजी है बिल्कुल अच्छे से बच्चों जो है वो आपको पढ़नी है। आंत्र की भित्ति में भी वही 4 स्तर पाए जाते हैं जो कि आपने इसोफेगस और स्टमक की हिस्टोलॉजी में पढ़े थे, जैसे सिरोसा है, बाह्य पेशी स्तर, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। लेकिन अंतर क्या होता है, जो आंत्र की म्यूकोसा और सब म्यूकोसा होती है दोनों वलित हो जाती हैं और इसके 8 मिलीमीटर के जो वलन है, ठीक है, ये आंत्र जो है अंदर से दिखाई गई है, 8 मिलीमीटर के जो वलन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कर्किंग के वलन कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पे क्वेश्चन बनता है कर्किंग के वलन क्या होते हैं। आंत्र की भित्ति के म्यूकोसा और सब म्यूकोसा के जो 8 मिलीमीटर के वलन होते हैं वो कर्किंग के वलन कहलाते हैं, ठीक है। इस तरह से आप ये बाहर से देख रहे हैं, आंत्र के अंदर यही कर्किंग के वलन हैं। उसके बाद जो इसमें म्यूकोसा होती है, ये जो आप देख रहे हैं म्यूकोसा है, इसके वलन जो आप उंगलीनुमा प्रवर्ध देख रहे हैं, 1 मिलीमीटर के जो है उंगलीनुमा प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, रसांकुर या विलाई कहा जाता है। इन रसांकुर या जो विलाई हैं, ये इनमें कुछ लसिकाएँ पाई जाती हैं, लसिका केशिका पाई जाती है इसके अंदर, और ब्लड कैपिलरीज मिलती हैं और चिकनी पेशियाँ पाई जाती हैं। जैसे इसकी स्ट्रक्चर हम देखें तो ये इस प्रकार से दिखाई देती है, ठीक है। ये क्या है, एक रसांकुर की संरचना आपको दिखाई गई है सामने। इसमें क्या है, ये लैक्टियल्स वेसल्स पाई जाती हैं, यानी बीच में जो आप देख रहे हैं ये लसिका या लिम्फेटिक वेसल है, और ये जो दोनों हैं शिरा और धमनी, ठीक है, और साथ में जो है ब्लड कैपिलरीज भी मिलती हैं और चिकनी पेशी भी इसमें पाई जाती है। तो रसांकुर की संरचना भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें 3 चीज़ें मिलती हैं, वो तीनों अच्छे से याद रखनी है, लिम्फेटिक वेसल या लसिका केशिकाएँ, रक्त केशिकाएँ और चिकनी पेशी मिलती है। और रसांकुर होते क्या हैं, म्यूकोसा के वलनों पर लगभग 1 मिलीमीटर की जो उंगलीनुमा प्रवर्ध हैं उन्हें रसांकुर कहते हैं। अब रसांकुर के ऊपर आप ये देख रहे हैं कि प्रत्येक इसकी जो उपकला होती है इस पर भी 1 माइक्रोमीटर के, ठीक है, रसांकुर पे भी 1 माइक्रोमीटर के जो उंगलीनुमा प्रवर्ध होते हैं, यानी हजारों की संख्या में जो वलन पाए जाते हैं उन्हें माइक्रोविलाइज या सूक्ष्मांकुर कहा जाता है। तो वलन पे भी जो है और वलन पाए जाते हैं, तो काफ़ी जो है इसका अवशोषण क्षेत्र बढ़ जाता है, ठीक है। अब जो आंत्र की भित्ति होती है उसकी अवशोषण सतह बहुत बढ़ जाती है इनके कारण। तो ये जो सूक्ष्मांकुर होते हैं ये हज़ारों की संख्या में होते हैं। जैसे कि आपने पेस्ट करते होंगे बच्चों आप टूथपेस्ट से, टूथब्रश से, सॉरी, तो ब्रश में आप देखे होंगे आपने काफ़ी सारे रोम से पाए जाते हैं, ठीक है, जो बाल से होते हैं। उसी तरह से ये पूरा जो है लेयर बना देते हैं बालों की, तो एक तरह से ब्रश के समान ये प्रतीत होते हैं, तो इन्हें ब्रश पाउडर भी कहा जाता है। सूक्ष्मांकुर जो होते हैं ब्रश पाउडर का निर्माण करते हैं आंत्र की भित्ति के अंदर। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है ये भी ब्रश पाउडर, तो ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। आंत्र की भित्ति के जो वलन है, जो कर्किंग के वलन हमने पढ़े थे, ये आंत्र की भित्ति के वलन है। उसके अलावा जो उंगलीनुमा प्रवर्ध है रसांकुर, और इसके ऊपर भी जो प्रवर्ध पाए जाते हैं, जो ब्रश पाउडर मिलता है माइक्रोविलाइज का, ये सभी क्या करते हैं, पाचन और अवशोषणकारी सतह का जो क्षेत्रफल है उनको बढ़ा देते हैं। क्योंकि ये बहुत सारे वलन फोर्स होंगे तो भोजन यहाँ पर जो है अधिक मात्रा में रुकेगा, जिससे उसका पाचन आराम से होगा, और क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण वलन होंगे तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, जिससे जो भोजन का अवशोषण है वो भी अधिक मात्रा में यहाँ पर होगा। इसके अलावा जो शुद्रांत्र है उसकी म्यूकोसा के स्तर में एक कल या समूह में जो है लसिका ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, लिम्फेटिक जो है ग्लैंड्स पाई जाती हैं।
उनके समूह को जो है पेयर के समूह कहा जाता है, पेयर पेचेस कहा जाता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये भी पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, कई बार आ भी चुका है ये क्वेश्चन, पेयर के समूह कहाँ होते हैं और क्या होते हैं। तो ये क्षुद्रांत्र की म्यूकोसा में होते हैं, याद रखना। क्षुद्रांत्र की म्यूकोसा जो लेयर है उसमें एकल या समूह में जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स हैं वो पाई जाती हैं, उनके ग्रुप को पेयर के समूह कहते हैं। और इसके अलावा ये जो आप म्यूकोसा के वलन हैं, इनके बीच बीच में जो दरारें से आप देख रहे हो, ठीक है, बीच बीच में ये वलनों के बीच बीच में गैप सा है, दरारें हैं। इन दरारों को या जो वलन है वलन के बीच में जो गर्तिकाएं स्थित हैं, इन गर्तिकाओं को लीबर कुन की गर्तिकाएं या लीबर कुन की दरारें कहा जाता है। यानी हम अगर इसकी डिफाइन करें तो कैसे करेंगे, आंत्र जो है वलित होकर के नलिकाकार आंतरिक ग्रंथियां बनाती हैं, इन्हीं ग्रंथियों को क्या कहते हैं, लीबर कुन की दरारें या क्रिप्ट्स ऑफ लीबर कुन कहा जाता है। और उनमें जो है 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं होती हैं गॉबलेट सेल या कलश कोशिकाएं, जो कि इन लीबर कुन की दरारों में स्थित होती हैं। और क्या स्रावित करती हैं, ये श्लेष्मा का स्रावण करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आने की संभावना है कि लीबर कुन की दरारों में जो 3 कोशिकाएं होती हैं उनके नाम और उनके स्राव क्या होते हैं। दूसरी कोशिका होती है आंतरिक कोशिका, जो कि किसका स्रावण करती है, जल और जल अपघटकों का स्रावण करती है, जो कि जिसमें कि पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं। तीसरी कोशिका होती है पेनिथ कोशिका, जो कि लाइसोजाइम, जीवाणु का अपघटन करने वाला एंजाइम होता है लाइसोजाइम, उसका स्रावण जो है पेनिथ कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लीबर कुन की दरारें। इसके अलावा एक और होता है ब्रूनर की ग्रंथियाँ। ब्रूनर की ग्रंथियाँ जो है ये कहाँ स्थित होती हैं, ये जो डियोडिनम है, ग्रहणी है, उसकी सब म्यूकोसा में जो है छोटी कुंडलित श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें ब्रूनर की ग्रंथियाँ कहते हैं। कहाँ स्थित होती हैं ये, ग्रहणी की सब म्यूकोसा में। तो इस प्रकार से ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसकी हिस्टोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आहार नाल का अंतिम भाग जो है वो है बड़ी आंत्र। ये अंतिम खंड होता है जिसका व्यास जो होता है छोटी आंत्र से अधिक होता है और लंबाई भी लगभग जो है इसकी 1.5 मीटर होती है, यानी छोटी आंत्र से अधिक लंबा भाग है ये। बड़ी आंत्र भी 3 भाग इसमें पाए जाते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है इसका सीकम, कॉलन और रेक्टम, 3 पार्ट होते हैं ये। सीकम जो पार्ट होता है ये छोटी और बड़ी आंत्र के संगम स्थल पर मिलता है और इसमें जो एक भाग होता है इसका जो अवशेषी भाग होता है जिसे कहते हैं क्रमी रूपी परिशेषिका, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ये जो है सीकम के सिरे पर एक उंगली नुमा बंद प्रवर्ध होता है, लगभग 8 सेंटीमीटर जो है लंबा पाया जाता है और ये एक प्रकार का क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशेषी अंग है, यानी इस अंग का जो है कोई भी कार्य नहीं होता है, अवशेषी अंग है। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अवशेषी अंग जो है पाचन तंत्र में कौन सा होता है, क्रमी रूपी परिशेषिका, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। दूसरा जो बड़ी आंत्र का भाग होता है वो कॉलन होता है, जो कि क्षुद्रांत्र और वद्रांत्र के संगम पर जो है ये एक त्रिवलनी जो है कपाट पाया जाता है और जो भोजन को जो है कॉलन से क्षुद्रांत्र में जाने नहीं देता। कॉलन के भी 3 भाग होते हैं, आरोही कॉलन, अनुप्रस्थ और अवरोही होते हैं। और बड़ी आंत्र का सबसे अंतिम भाग होता है मलाशय, ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर मलाशय या रेक्टम। ये बड़ी आंत्र का अंतिम भाग है और गुदा के द्वारा जो है ये बाहर की ओर खुलता है। गुदा के चारों ओर भी 2 अवरोधनियाँ मिलती हैं, एक होती है आंतरिक अवरोधनी जो कि चिकनी पेशियों से बनी होती है, एक होती है बाहरी अवरोधनी जो कि रेखित पेशियों से बनी होती है। अगर लार्ज इंटेस्टाइन की हम हिस्टोलॉजी की बात करें तो वही 4 इसमें स्तर पाए जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर याद रखना है आपको। जो इसकी म्यूकोसा होती है उसमें केवल श्लेष्मा का स्राव करती है, म्यूकोसा कोशिकाएं होती हैं, इनमें कोई भी पाचक रस स्रावित नहीं होते और जो इसका श्लेष्म होता है उसमें बाइकार्बोनेट्स भी पाए जाते हैं। इसके अलावा बड़ी आंत्र में रसांकुर जो होते हैं उनका अभाव होता है। एक टर्म पाई जाती है टिनिकोलाई, ठीक है, जो कि बड़ी आंत्र में देखने को मिलती है, टिनिकोलाई। ये टिनिकोलाई क्या है, वृद्धांत्र जो होती है उसकी अनुदैर्ध्य जो पेशी स्तर है, ठीक है, अनुदैर्ध्य जो पेशी स्तर है उसमें 3 पट्टिकाएं होती हैं और इस संरचना में इस तरह से व्यवस्थित होती हैं टिनिकोलाई।
तो इस तरह से ये व्यवस्थित होंगी, तो इसे ही कहते हैं टिनिकोलाई, जो कि बड़ी आंत्र में पाई जाती है। आंत्र की भित्ति इन पट्टिकाओं के बीच बीच में शुष्कांक के रूप में ये उभरी रहती है। पट्टिकाएं होती हैं जो बीच बीच में जल का अवशोषण करने हेतु उभरी रहती हैं। और कॉलन में जो है इसमें एक अनेक जो है सहजीवी जीवाणु भी पाए जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि कॉलन में जो है कौन से प्रकार के जीवाणु होते हैं। सहजीवी जीवाणु कॉलन में स्थित होते हैं। तो इस प्रकार से ये आहार नाल की आपने पूरी संरचना जो है वो कंप्लीट इसकी स्टडी कर ली है।